Hello student, very good evening. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम. स्टूडेंट जो बच्चे हमारे बीए बीएससी 6 सेमेस्टर में होम साइंस पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, तो उनके लिए मैं मॉडल पेपर स्टार्ट की हूँ। जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 16 मई को फर्स्ट पेपर होगा स्टूडेंट, और 22 मई को जो है आप लोगों का सेकंड पेपर होने वाला है। 22 मई को क्या है, आपका सेकंड पेपर होगा स्टूडेंट। तो मैं अभी जो है प्रेजेंट टाइम में आप लोगों का सेकंड पेपर की तैयारी करा रही हूँ। इसका पार्ट वन यानी मॉडल पेपर 1 जो है आप लोगों का हो गया है, और आज ये आप लोगों का मॉडल पेपर 2 है स्टूडेंट। अगर आप लोग मॉडल पेपर 1 नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो को स्किप करके आप लोग जाकर मॉडल पेपर 1 देख लीजिए, उसके बाद तब फिर आप मॉडल पेपर 2 देखिएगा। देखिए ये पेपर कौन सा है स्टूडेंट, तो पेपर सेकंड है। पेपर का नाम क्या है आप लोगों का, तो अनुसंधान प्रविधियां एवं लिंग विकास। ठीक है स्टूडेंट, पेपर का क्या नाम है, तो पेपर का नाम देखिए आप लोगों का अनुसंधान प्रविधियां एवं लिंग विकास है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिसर्च मैथोलॉजी एंड जेंडर डेवलपमेंट। रिसर्च मैथोलॉजी एंड जेंडर डेवलपमेंट, ये आप लोगों का क्या है, पेपर का नाम है। इस बार जो पेपर हो आप लोगों का होगा स्टूडेंट, तो बार बार हम बता रहे हैं कि इस बार जो है पेपर आप लोगों का लिखित पेपर होगा। क्वेश्चन जो है आप लोगों को लिखने का आएगा, ऑब्जेक्टिव पेपर इस बार नहीं होंगे। तो आइए स्टूडेंट बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। हम आप लोगों का जो है यूनिट फर्स्ट स्टार्ट किए हुए स्टूडेंट। यूनिट फर्स्ट में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो ये हम आप लोगों को पहले क्लास की वीडियो में बता दिया था कि यूनिट फर्स्ट में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो आज यूनिट फर्स्ट जो है आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, कि अनुसंधान या शोध के चरण बताइए। ठीक है, अनुसंधान या शोध के चरण बताइए, या इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछ सकता है कि अनुसंधान के कितने चरण होते हैं, सविस्तार समझाइए। देखिए ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में हमने मॉडल पेपर स्टार्ट किया है। इससे लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा स्टूडेंट, कि अगर यही क्वेश्चन आप लोगों के जो है शॉर्ट क्वेश्चन यानी सेक्शन बी में पूछते हैं, तो आपका यही क्वेश्चन, ये इसी प्रश्न का जो आंसर जो है वहाँ पे भी आप लोगों को जो है काम में आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, आइए हम समझते हैं कि अनुसंधान के जो है चरण कितने हैं। तो देखिए पहले क्लास में हमने आप लोगों को बताया था कि रिसर्च शब्द का मतलब क्या होता है। तो रिसर्च शब्द का मतलब हमने आप लोगों को क्या क्या बताया था स्टूडेंट, कि रिसर्च जो है मतलब जो है फ्रांसीसी भाषा के शब्द रिसर्चर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नए ज्ञान की प्राप्ति करना या नए ज्ञान की खोज करना। और रिसर्च को हिंदी में किन किन शब्दों से हम जानते हैं, तो देखिए आपको बताए थे, खोज बताए थे स्टूडेंट, ठीक है, शोध बताए थे, ठीक है, या फिर इसी को हम अनुसंधान कहते हैं, अनुसंधान कहते हैं, और या तो फिर इसी को हम अन्वेषण कहते हैं। ठीक है, अन्वेषण कहते हैं स्टूडेंट, इसी को हम गवेषण कहते हैं। ये सब आप लोगों को पहले क्लास में हमने आप लोगों को जो है सविस्तार इसको समझाया है कि रिसर्च होता क्या है। ठीक है, तो आज हम रिसर्च के चरण में बात करने जा रहे हैं कि इस रिसर्च के जो है कितने चरण होते हैं। तो ये आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है स्टूडेंट, ये 101% आप लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोग पेशेंस के साथ जो है बने रहिए। आइए देखिए अनुसंधान के चरण क्या होते हैं। तो वैज्ञानिक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान या मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के लंबी प्रक्रिया है। ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान या मनोवैज्ञानिक अनुसंधान हो, ये कैसी प्रक्रिया होती है, यह लंबी प्रक्रिया होती है। अनुसंधान का लक्ष्य नए ज्ञान की खोज करना तथा पुराने ज्ञान की जांच करना होता है। देखिए कल के ही क्लास में हमने बताया था कि अनुसंधान का जो लक्ष्य या उद्देश्य क्या होता है, तो नए ज्ञान की प्राप्ति होती है और पुराने ज्ञान की जो है जांच करना या पुष्टि करना होता है कि ये जो पुराना तथ्य है वो कितना % जो है सही है। फिर क्या है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुसंधानकर्ता को अनेक चरणों या अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। ठीक है, रिसर्च कार्य करने के लिए क्या होता है, जो अनुसंधानकर्ता होता है उसे क्या होता है, अनेक चरणों और जो है अवस्थाओं से गुजरना होता है। सभी अनुसंधान कार्यों में निम्नलिखित चरण या अवस्थाएं पाई जाती हैं। चाहे कोई भी अनुसंधान कार्य हो, सब में क्या होता है, चरण और अवस्थाएं पाई जाती है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले चरण की अवस्था क्या होती है स्टूडेंट, तो सबसे पहला जो होता है आपका अनुसंधान समस्या होता है। सबसे पहले हम क्या
करते हैं, टॉपिक डिसाइड करते हैं कि हमको किस टॉपिक पर जो है काम करना है। तो देखिए, किसी भी अनुसंधान की पहली अवस्था या चरण क्या होती है? समस्या होती है। समस्या होगा तभी तो हम उसका समाधान ढूंढेंगे। फिर ठीक है, फिर क्या, समस्या के बिना अनुसंधान कार्य आरंभ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, समस्या के बिना क्या होता है? कोई भी अनुसंधान कार्य हम प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। यह बात मनोवैज्ञानिक अनुसंधान या सामाजिक अनुसंधान पर भी लागू होता है। अनुसंधान समस्या की जो है मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। ठीक है, पहले क्या किया हमने? अनुसंधान समस्या या शोध समस्या लिया। ठीक है, शोध समस्या लेने के बाद क्या करते हैं हम? जब तक हमारे पास कोई समस्या नहीं होगी तब तक हमारा क्या है? रिसर्च कार्य या अनुसंधान कार्य जो है प्रारंभ नहीं हो सकता है। चाहे आप किसी भी फील्ड में आप अनुसंधान कर रहे हो, चाहे मनोवैज्ञानिक में से कर रहे हो, चाहे सामाजिक से अनुसंधान कर रहे हो, चाहे गृह विज्ञान में अनुसंधान कर, किसी भी सब्जेक्ट से आप कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या है? आपके पास जो है समस्या होनी चाहिए। देखिए पहला यहाँ पे आप देखिए इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो अनुसंधान समस्या ऐसे प्रश्न के रूप में होती है जिसका कोई तत्कालिक उत्तर उपलब्ध नहीं होता। ठीक है, अनुसंधान समस्या क्या होता है? ऐसा प्रश्न होता है जिसका क्या है? तत्कालिक जो है उत्तर मौजूद नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल समझिए, जैसे कैंसर क्यों होता है? यह अनुसंधान समस्या है क्योंकि यह एक ऐसा समस्या है जिसका अभी तक क्या हुआ? अभी तक जो है कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि कैंसर जो है लाइलाज बीमारी, इस पर जो है रिसर्च चल रहा है कि मतलब ये कैंसर क्यों होता है और किसकी अधिकता से होता है और किसकी कमी से होता है। तो ये सब चीज़ क्या है? तो कैंसर एक देख रहे हैं आप, कैंसर जिसको भी हो रहा है तो हमेशा क्या होता है? कैंसर की बीमारी का जो पता होता है वो हमेशा लास्ट स्टेज यानी चौथे स्टेज में जो है पता चलता है कि हाँ उस व्यक्ति को कैंसर है। अगला पॉइंट हमारा क्या है? विशेषता क्या है? देखिए, अनुसंधान समस्या अनुसंधान समस्या की एक विशेषता यह है कि उसका समाधान आनुभविक, ठीक है, आनुभविक आधार पर होता है। अनुभविक आधार का मतलब कि अनुभव के आधार पर। जैसे आप समझिए एग्जाम्पल कि कर्मचारी में थकान क्यों उत्पन्न होती है? इस समस्या का समाधान अनुभविक अध्ययन से संभव हो सकता है। ठीक है, अनुभविक होगा, ये भाविक नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसे लिखा गया स्टूडेंट, इसको आप लोग थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। अनुभविक, अनुभविक, अनुभव से क्या होता है? संभव होता है। क्यों? क्योंकि सभी लोग काम करता है इसलिए सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, तो वो बता सकता है कि इन कारणों से जो है जो है कर्मचारी में थकान हो सकती है। फिर क्या है? इसी तरह रूढ़िवाद पर संज्ञानात्मक तथा असंज्ञानात्मक कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका समाधान अनुभविक अध्ययनों पर ही संभव होता है। ठीक है, इसका भी परिणाम क्या होता है? अनुभविक जो है अध्ययन पर हम इसको देखते हैं। अब देखिए, अब हमने पहला क्या है? रिसर्च का पहला चरण क्या होता है? तो रिसर्च का पहला चरण या पहला स्टेप क्या है? समस्या, प्रॉब्लम्स क्या है ये देखना। अब देखिए दूसरा चरण क्या है हमारा? तो दूसरा चरण जो है आपका परिचय होता है, यानी इंट्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे क्या है? अनुसंधान की यह दूसरी अवस्था या दूसरा चरण है। इस अवस्था में अनुसंधानकर्ता अपनी अनुसंधान समस्या का परिचय देता है। वह समस्या के विभिन्न घटकों की व्याख्या करता है। ठीक है, इसमें क्या करता है? इसमें जो अनुसंधानकर्ता होता है वह अनुसंधान समस्या का क्या करता है? परिचय देता है और सभी घटकों का क्या करता है? व्याख्या करता है। जैसे आप लिखिए, मान ले कि अनुसंधानकर्ता के सामने यह समस्या है कि रूढ़िवाद पर संज्ञानात्मक कारकों का तथा असंज्ञानात्मक कारकों का प्रभाव किस रूप में पड़ता है। इस समस्या के जो है मुख्य घटक कितने हैं? 3 घटक हैं। पहला क्या है आपका? रूढ़िवाद, दूसरा संज्ञानात्मक कारक, तीसरा क्या? असंज्ञानात्मक कारक। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे परिचय हो गया तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल देकर आपको समझाने का जैसे कोशिश किए हैं कि जो रूढ़िवाद के मतलब जो पुरानी सोच पर संज्ञानात्मक कारक और असंज्ञानात्मक कारक का क्या प्रभाव पड़ता है। और इस समस्या में हम देख रहे हैं कि मतलब कितने घटक है, तो इसके 3 घटक। एक तो पहला क्या हो जाएगा आपका? रूढ़िवाद हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक कारक हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा? असंज्ञानात्मक कारक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। अतः यहाँ अनुसंधानकर्ता इन तीनों घटकों के अर्थ तथा उनके स्वरूप की व्याख्या प्रस्तुत करेगा और उनके बीच के संबंधों का उल्लेख भी करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा अनुसंधानकर्ता यानी जैसे आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, आप क्या है? आप अनुसंधानकर्ता हैं, तो उनमें क्या करेंगे? आपने समस्या ले लिया रूढ़िवाद, तो रूढ़िवाद के जो जितने भी घटक
लेखक हैं उनके बारे में क्या एक एक चीज़ों को आप प्रस्तुत करेंगे और उनमें वो कैसे एक दूसरे से संबंधित है इसको आप बताएंगे। तो इसमें भी क्या है, पहला क्या बताएंगे आप कि रूढ़िवाद किसे कहते हैं, ठीक है, और इसकी क्या विशेषताएं हैं, रूढ़िवादी व्यक्ति के कौन कौन से लक्षण होते हैं, वह उदारवादी व्यक्तियों से किस प्रकार भिन्न है। ये सब क्या सब आप मतलब बता रहे हैं वहाँ पर। इन सारी बातों का उल्लेख इस अध्ययन में किया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार संज्ञानात्मक कारक का तात्पर्य है इसी प्रकार हम देखेंगे कि संज्ञानात्मक कारक का क्या तात्पर्य होता है, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है, आदि बातों का भी उल्लेख इस अध्ययन में किया जाएगा। इस बात का भी उल्लेख करना होगा कि इन कारकों का प्रभाव रूढ़िवाद पर किस रूप में पड़ रहा है, ढक्कन रहेगा, ठीक है, पड़ सकता है, ये दोपहर पड़ सकता है। अगर इस दिशा में पहले से कुछ अध्ययन उपलब्ध हो तो उनका भी उल्लेख किया जाएगा। इससे अनुसंधान समस्या का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है तथा अध्ययन की एक निश्चित दिशा दिखाई देने लगती है। इसके बाद अनुसंधान कार्य अपने जो है तीसरे चरण में पहुंच जाता है। देखिए पहले चरण में क्या देख रहे हैं, पहले चरण में हम किसी भी शोध की समस्या को हम देख रहे हैं, ठीक है। दूसरे चरण में हम क्या करें, उसी समस्या का हम परिचय दे रहे हैं। जैसे शोध समस्या हमारी था कि रूढ़िवादी विचारधारा पर हमको एक अध्ययन करना है, तो फिर दूसरे में हम क्या करेंगे, उसके विचारों को हम प्रस्तुत करेंगे लोगों के सामने कि रूढ़िवाद किसे कहते हैं, ठीक है। रूढ़िवादी सोच जो है के जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर क्या लक्षण होते हैं, रूढ़िवादी सोच का जो है व्यक्ति में विचार, जो उदारवादी जो व्यक्ति है उनमें क्या मतलब अंतर पाया जाता है। जैसे रूढ़िवादी व्यक्ति जो होता है वो उदारवादी व्यक्ति से कैसे भिन्न है, ये सब चीज़ को क्या करेंगे हम इंट्रोडक्शन में शामिल करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया। अब आइए देखिए आपका जो तीसरा चरण क्या है, तीसरा चरण है आपका साहित्य समीक्षा यानी लिटरेचर रिव्यू। इस अवस्था में अनुसंधान समस्या से संबंधित साहित्य की समीक्षा की जाती है। यहाँ साहित्य समीक्षा का मतलब समझिए स्टूडेंट कि जैसे आपने जो भी टॉपिक लिया तो उस टॉपिक पर पहले से कितने लोगों ने काम किया है, ठीक है। साहित्य समीक्षा में हम क्या करते हैं, पहले से जो भी लिखा हुआ टॉपिक है, ठीक है, जो भी लिखा हुआ आपका टॉपिक है उस पे अध्ययन पहले से मतलब लिखा हुआ मैटर मौजूद है तो उसका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं कि जो आपने जो समस्या लिया था इससे पहले क्या है, आपसे पहले किसी ने इस पर कार्य किया है तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, इस चीज़ को हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर में जो है शामिल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरे शब्दों में, ठीक है, दूसरे शब्दों में अनुसंधानकर्ता ऐसे अध्ययनों का पूर्व अवलोकन करता है जो अनुसंधान समस्या से प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि रिव्यू लिटरेचर में यानी साहित्य की समीक्षा में क्या करता है, अनुसंधान करता जो है अपने जो भी मैटर लिया है वर्तमान समय में उसका संबंध पहले के टॉपिक से किस तरह से वो संबंधित है, उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव को क्या करता है, अध्ययन करता है। समस्या के संगत अध्ययनों की समीक्षा से कई तरह के लाभ होते हैं। जैसे पहला क्या लाभ है, प्रस्तुत अनुसंधान समस्या के संबंध में अनुसंधानकर्ता को इस बात की जानकारी मिलती है कि यह अनुसंधान कहाँ तक सार्थक है, ठीक है। तो वह क्या करता है, अगर समीक्षा करेगा तभी उसे पता चलेगा कि जो वो शोध कार्य करने जा रहा है तो वह शोध कार्य जो है कहाँ तक सार्थक है। दूसरा क्या है, अध्ययन की दिशा निर्धारित करने में सुविधा होती है, यानी उसको इस टॉपिक पर काम करना है कि नहीं करना है यह जो है मतलब निर्धारित करने में क्या होती है, उसको मदद मिलती है। तीसरा क्या, परिकल्पनाओं के निर्माण में मदद मिलती है, यानी हाइपोथेसिस बनाने में क्या होता है उसमें जो है सहायता मिलती है। चौथा क्या है, अध्ययन के बाद जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनकी विवेचना करने में तथा परिकल्पना को स्वीकृति और अस्वीकृति के तर्क के आधार पर व्याख्या करने में जो होती है सुविधा होती है। स्वीकृति तथा अस्वीकृति तर्क के आधार पर क्या व्याख्या करने में सुविधा होती है। फिर क्या, जैसे आप समझिए उपरोक्त परिकल्पित उदाहरण में रूढ़िवाद से संबंधित पहले किए गए अध्ययनों का पूर्व अवलोकन इस अवस्था में करना अपेक्षित होगा। जैसे हमने बताया ना कि रूढ़िवादी सोच पर हमको काम करना है तो इससे पहले जैसे आपसे पहले अगर किसी ने इस पर काम
काम किया है तो उसी का हम क्या करेंगे, पूर्व अवलोकन करेंगे। फिर क्या है, इन पूर्व अवलोकन का मतलब कि एक बार फिर से देखना, ठीक है। इस अध्ययनों के प्रयास में रूढ़िवाद पर संज्ञानात्मक तथा असंज्ञानात्मक कार्यों के प्रभाव से संबंधित परिकल्पना बनाने और उसकी स्वीकृति और अस्वीकृति की व्याख्या करने में अवश्य ही सुविधा होगी, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि मतलब हमको परिकल्पना जो भी हम जैसे परिकल्पना का मतलब क्या हुआ कि हम उस पर विचार करते हैं, हम उस पर सोच करते हैं, हम एक इमेजिनेशन बनाते हैं कि रूढ़िवादी, जैसे रूढ़िवादी जो सोच है उसमें क्या है, महिलाओं का जो रूढ़िवादी सोच ज़्यादा है कि पुरुषों का ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम रूढ़िवादी सोच का टॉपिक ले रहे हैं तो हमारा जो ये शोध कार्य है वो मतलब कहाँ तक सार्थक होगा, उससे हमारे समाज को क्या लाभ मिल सकता है। याद रखिएगा कि कोई भी शोध कार्य जो हो तभी सफल है जब उससे क्या हो, हमारे समाज में परिवर्तन हो, देश का विकास हो, या यूं कह सकते हैं कि हमारा शोध कार्य जो है वो मानव कल्याण से संबंधित है, तभी वह शोध कार्य क्या है, सफल शोध कार्य है। अन्यथा अगर वो मानव कल्याण से संबंधित नहीं है तो वह शोध कार्य क्या है, असफल माना जाएगा। अब देखिए चौथा चरण हमारा क्या होता है, परिकल्पनाएं यानी हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस हम कैसे करते हैं, तो देखिए अनुसंधान की इस अवस्था में परिकल्पना अथवा परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। परिकल्पना का अर्थ वह अनुमानित कथन है जिसका निर्माण अनुसंधानकर्ता वास्तविक अनुसंधान के पहले ही करता है। देखिए आपको यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है स्टूडेंट कि कभी कभी क्या क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट में भी आ सकता है कि परिकल्पना का अर्थ बताइए, तो आप यही चीज लिख सकते हैं। आपको सेक्शन ए में भी क्वेश्चन दे सकता है कि परिकल्पना को समझाइए, तो आप यही लिख सकते हैं। देखिए एक ही क्वेश्चन में, एक ही टॉपिक में आपके मतलब शॉर्ट और लॉन्ग और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर कवर हो रहे हैं। तो परिकल्पना पर हो सकता है कि आपके शॉर्ट नोट्स भी आ जाए, तो आप घबराइएगा मत, आप इसी को वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया कि अनुसंधान की इस अवस्था में परिकल्पना अथवा परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। परिकल्पना का अर्थ वह अनुमानित कथन है जिसका निर्माण अनुसंधानकर्ता वास्तविक अनुसंधान के पहले ही करता है। यह अनुमानित कथन में इस अनुमानित कथन में अनुसंधान के परिणाम के संबंध में भविष्यवाणी की जाती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या किया जाता है, हम मतलब इमेजिनेशन एक कथन बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसमें भविष्य में कौन सी घटनाएं होने वाली हैं उसको क्या करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। किसके जरिए, हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना के जरिए। फिर क्या है आपका वास्तविक अनुसंधान के बाद जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनके आधार पर यह भविष्यवाणी सही हो सकती है और गलत भी हो सकती है, ठीक है। भविष्यवाणी जो है परिकल्पना के आधार पर जो हम भविष्यवाणी कर रहे हैं वह सही भी हो सकती है और क्या स्टूडेंट, आपका गलत भी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, परिकल्पना का निर्माण करते समय, ठीक है, परिकल्पना का निर्माण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो परिकल्पना का निर्माण करते समय अनुसंधान करता, देखिए करता यहाँ पे ऐसे होगा, कर्ता को कई बातों का ध्यान देना आवश्यक होता है। पहला क्या, परिकल्पना का अनुसंधान समस्या से संगत होना चाहिए, यानी जो भी हम मतलब समस्या लिए हैं उसकी जो हाइपोथेसिस बना रहे हैं वो क्या है, हमारे जो है शोध कार्य से क्या हो, संबंधित होना चाहिए, ठीक है। परिकल्पना ऐसी हो जो कथन के रूप में हो, परिकल्पना क्या हो, कथन के रूप में होना चाहिए, स्टेटमेंट के रूप में होना चाहिए, ठीक है। तो तीसरी विशेष बात को हम क्या देखेंगे कि परिकल्पना जो होता है, परिकल्पना का कथन ऐसा हो जिसमें समस्या के दो या अधिक चरों के बीच संबंध के बारे में पूर्व कथन किया गया हो। यानी परिकल्पना हम ऐसा बनाएं जिसमें क्या हो, जो समस्या के क्या हो, दो या दो से अधिक चरों के बीच में पहले से जैसे उस पर कथन या पहले से जो है उस पर मैटर जो है लिखा हो, पूर्व कथन मतलब उस पर किया गया हो, यानी काम किया गया हो, ठीक है। फिर क्या है, परिकल्पना ऐसी हो जिसको आनुभविक अध्ययनों के आधार पर सही या गलत प्रमाणित किया जा सके, ठीक है। तो परिकल्पना कैसी होनी चाहिए, हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें हम अनुभव के आधार पर उसको क्या है, हम सही या गलत जो है प्रमाणित कर सके। अब देखिए जैसे अब यहाँ पर क्या है, जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, मान ले कि अनुसंधान की समस्या यह है, यानी हमने अनुसंधान के लिए एक टॉपिक डिसाइड किया, क्या टॉपिक है हमारा, तो देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ संज्ञानात्मक तथा असंज्ञानात्मक कारकों के संदर्भ में रूढ़िवाद का एक अध्ययन, ठीक है। यानी यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि कुछ संज्ञानात्मक, यानी संज्ञानात्मक मतलब जो नॉलेज में हो, असंज्ञानात्मक मतलब जिसके बारे में हम नहीं जानते, उन कारकों का जो है रूढ़िवादी जो मतलब लोग हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर
क्या करना, एक अध्ययन करना। ये हमारी क्या होगी, एक समस्या होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस समस्या से संबंधित कई परिकल्पनाओं का निर्माण किया जा सकता है। यानी ये हमने एक टॉपिक ले लिया और इस टॉपिक से हमको परिकल्पना का निर्माण करना था। अब आइए देखिए कितने तरह के परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस आपके बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या, पहली परिकल्पना हमारी क्या बन रही है, बुद्धि तथा रूढ़िवाद के बीच नकारात्मक सहसंबंध होता है। तो ये भी बात सही है। पहला परिकल्पना हम क्या बनाएंगे कि बुद्धि तथा रूढ़िवाद के बीच क्या होता है, नकारात्मक सहसंबंध पाया जाता है। दूसरी परिकल्पना हमारी क्या बनेगी, उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति की अपेक्षा निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के लोग अधिक रूढ़िवादी होते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो उच्च समाज में के आर्थिक रूप से जो संपन्न लोग हैं उनमें क्या है, उनका जो विचारधारा होगा रूढ़िवादी जो है कम पाए जाएंगे। लेकिन जहाँ निम्न समाज का बात हो रहा है, निम्न आर्थिक समाज की बात हो रही है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो है रूढ़िवादी सोच के लोग जो है ज़्यादा पाए जाएंगे। ठीक है, ये दूसरी परिकल्पना होगी। तीसरी परिकल्पना हमने क्या बनाया कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में जो है रूढ़िवाद जो है अधिक पाया जाता है। ठीक है, पुरुषों की अपेक्षा क्या है, स्त्रियों में जो है रूढ़िवाद जो है अधिक पाया जाता है। अब आइए देखिए, अब ये तीन तरह के क्या हमारा उनने टॉपिक लिया और तीन तरह के जो है हमने हाइपोथेसिस बना दिया, परिकल्पना बना दी। अब देखिए इन सभी परिकल्पनाओं में उपरोक्त सभी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इस तरह किसी भी अनुसंधान समस्या से संबंधित परिकल्पनाओं का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो ये देखिए हमने बता दिया कैसे, एक एग्जाम्पल देते जा रहे हैं स्टूडेंट ताकि आपको बहुत आसानी से सारी चीज़ें जो है समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, परिकल्पनाओं का निर्माण कई स्रोतों के आधार पर किया जाता है। जो हाइपोथेसिस होता है उसका निर्माण जो है कई स्रोतों पर किया जाता है। पहला के सॉरी अब जैसे कौन कौन से स्रोत हैं आपके, तो व्यक्तिगत है, अनुभव है, पुस्तक है, पत्रिकाएं हैं, अनुसंधान सार है, आदि स्रोत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो व्यक्तिगत है, ठीक है, अनुभव है और आपका क्या है, व्यक्तिगत अनुभव होता है। ठीक है, व्यक्तिगत अनुभव यानी पर्सनल अनुभव, पुस्तक से भी हम मतलब मदद ले सकते हैं, पत्रिकाओं से भी ले सकते हैं और जो मतलब अनुसंधान सार होता है उससे भी हम मदद ले सकते हैं। किसके लिए, परिकल्पना बनाने के लिए। फिर क्या, परिकल्पनाओं के निर्माण के साथ ही अनुसंधान की चौथी अवस्था पूरी होती है और अनुसंधानकर्ता क्या, पांचवी अवस्था की ओर जो है सक्रिय होता है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या था, पहले सबसे पहले स्टेप शोध में क्या हम ले रहे हैं, सबसे पहले हम समस्या लेंगे, समस्या के बाद हम क्या कर रहे हैं, समस्या के बाद हम उसका क्या करें, दूसरा चरण हमारा क्या हो रहा है, परिचय हो रहा है, इंट्रोडक्शन हो रहा है। तीसरा में हम क्या कर रहे हैं, साहित्य की समीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, और चौथा में हम क्या किए हैं, चौथा में हमने उस समस्या से संबंधित क्या है, परिकल्पना को बनाया। अब देखिए पांचवें चरण के बारे में बात करते हैं। तो पांचवा चरण हमारा क्या है कि अध्ययन विधि। पांचवा चरण हमारा क्या है, अध्ययन विधि। इस चरण या अवस्था में निम्नलिखित तीन बातों का उल्लेख किया जाता है। पहला क्या है आपका जो है प्रतिदर्श, दूसरा अध्ययन है अध्ययन अभिकल्प यानी जो है शोध डिजाइन एक तरह से कहेंगे, तीसरा है उपकरण तथा प्रशिक्षण और चौथा क्या है, सांख्यिकी विधि। तो ये चार विधि जो होते हैं वो हमारे क्या है, अध्ययन विधि के अंतर्गत आते हैं। प्रतिदर्श यानी सैंपलिंग का मतलब आप समझते हैं, जैसे आपका मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट आता है तो क्या हम सबसे पहले बड़ा वाला प्रोडक्ट लेते हैं, नहीं ना। जैसे शैम्पू हुआ तो शैम्पू का क्या, डब्बा वाला शैम्पू तो पहले हम लेते नहीं है, पहले क्या करते हैं, छोटा शैम्पू यानी पाउच वाला शैम्पू लेते हैं और तब उसका हम प्रयोग अपने बालों पर करते हैं। जब उसका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तब हम बताते हैं कि नहीं ये इस कंपनी का जो शैम्पू जो है बढ़िया है। ठीक है, तो प्रतिदर्श का मतलब अध्ययन अभिकल्प का मतलब क्या होता है कि हम शोध डिजाइन बनाते हैं कि हमको कैसे काम करना है। उपकरण और प्रशिक्षण का मतलब क्या हुआ कि कौन कौन से मतलब जो है जब हम रिसर्च प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं तो उसमें कौन कौन से जो उपकरण लगेंगे, कौन कौन से जो टेक्निक्स लगेंगे, इस पर जो है अध्ययन करते हैं। सांख्यिकी विधि में हम क्या देखते हैं कि हम माध्य से, बहुलांक से, मध्यमान से, ठीक है, आपका काई स्क्वायर से, इन सब चीज़ से क्या करते हैं, डाटा का जो है कलेक्शन करते हैं। अब आइए देखिए हम बात करते हैं छठा हमारा क्या है, परीक्षण संचालन और प्रदत्त संग्रह। परीक्षण संचालन और प्रदत्त संग्रह। तो देखिए अनुसंधान की यह अवस्था अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस अवस्था में काफ़ी सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं, हम डाटा का कलेक्शन कर रहे हैं। इस अवस्था में वास्तविक अनुसंधान शुरू किया जाता है। इस अवस्था में क्या होता है, छठे में हम वास्तविक अनुसंधान जो है शुरू करते हैं। निर्धारित समय तथा स्थान के अनुसार अनुसंधानकर्ता
प्रयोज्यों के पास जाता है और उन पर अपेक्षित परीक्षणों का संचालन करता है। आवश्यकता अनुसार कभी कभी परीक्षणों का व्यवहार प्रयोज्यों पर एक ही बार कर दिया जाता है और कभी परीक्षकों को कई भागों में विभाजित करके उन अवस्थाओं का संचालन किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि जिसे प्रयोज्य, देखिए यहाँ बार बार प्रयोज्य शब्द आ रहा है। तो प्रयोज्य शब्द का मतलब आप समझते हैं, प्रयोज्य का मतलब होता है विषय, सब्जेक्ट, जिस पर हम काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है कि कैसे हम एक समय निर्धारित करेंगे। ठीक है, समय और स्थान के अनुसार क्या करते हैं, अनुसंधान करता जो होता है प्रयोज्य। यानी जैसे कि आपको वाइवा लेना है, किसी का ओपिनियन लेना है, जैसे रूढ़िवादी सोच का ही हमको ओपिनियन है, तो हम क्या करेंगे, हम व्यक्तियों के पास जाएंगे तभी ना हम उनका ओपिनियन लेंगे, तब हम जान सकते हैं कि हाँ ये व्यक्ति जो है रूढ़िवादी सोच का है या ओपन माइंड का है। तो यही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, अब आइए देखिए उदाहरण के तहत हम समझते हैं। उदाहरण के तहत क्या है, जैसे ऊपर के उदाहरण में 3 परीक्षणों यानी रूढ़िवाद परीक्षण, बुद्धि परीक्षण और सामाजिक आर्थिक स्थिति परीक्षण का संचालन एक ही बार प्रयोज्यों पर जो है हम कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मतलब 3 घटक जो हमने बताया कि रूढ़िवाद है, बुद्धि परीक्षण और सामाजिक आर्थिक जो है, तो इसको क्या है मतलब अप्लाई अगर करना चाहें तो हम एक ही पर अप्लाई जो है कर सकते हैं। ठीक है, एक ही व्यक्ति पर अप्लाई जो है कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे व्यक्ति से हमने बात किया तो व्यक्ति के जो है सोच का पता चला। ठीक है, फिर क्या उसका बुद्धि परीक्षण भी हम कर सकते, उसका मतलब IQ लेवल दे सकते हैं, उससे उसका सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है उसका भी परीक्षण कर सकते हैं। एक व्यक्ति का हम ये तीनों इसमें जो है शामिल कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप लोगों को सीरीज खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आज ये दूसरी वीडियो में आप लोगों का हमने फर्स्ट यूनिट जो है कंप्लीट कर दिया। अब कल से जो है कल की क्लास जो होगी आप लोगों की सेकेंड यूनिट की होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 7वां हमारा चरण क्या है, परिणाम एवं विवेचन। तो यहाँ पे क्या, अनुसंधान की इस अवस्था में परिणाम की विवेचना की जाती है। प्रत्येक स्वतंत्र चर से संबंधित परिणाम को एक तालिका में प्रस्तुत करके उसकी विवेचना की जाती है। इस बात की व्याख्या की जाती है कि इस चर के संबंध में जो परिकल्पनाएं बनाई जाती हैं वह सही प्रमाणित हुई हैं या गलत। सही या गलत प्रमाणित होने के कारणों की व्याख्या पहले किए गए अनुसंधान के परिणामों के संदर्भ में की जाती है। आश्रित चर पर स्वतंत्र चर के प्रभाव की व्याख्या करते समय यह देखा जाता है कि प्रभाव सार्थक है या असार्थक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2-3 वर्ड आए आपके। देखिए चर, चर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो चर का मतलब होता है वह चर का मतलब समझ लीजिए कोई व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, आपके फिजिकल बॉडी, यानी जिस पे आप खोज करना चाह रहे हैं, जिस पे आप रिसर्च कार्य करना चाह रहे हैं, वही क्या है आपका जो है चर होता है। अब आइए एक जगह देखिए आपका स्वतंत्र चर आया है शब्द और आश्रित चर आया। तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आप ये समझिए कि स्वतंत्र चर जो होता है, स्वतंत्र चर का मतलब क्या हुआ कि जैसे चुनाव में क्या होता है, चुनाव में मेन नेता होता है, फिर नेता के साथ क्या होते हैं, बहुत से लोग सहायक में कार्य करते हैं। तो जो नेता है वो क्या है आपका स्वतंत्र चर है, और जो उनके साथ काम करने वाले जो लोग हैं जो जुड़े हैं तो वो क्या है आश्रित चर है। स्वतंत्र चर में आप परिवर्तन करेंगे। ठीक है, स्वतंत्र चर में अगर आप परिवर्तन करते हैं तो आश्रित चर जो है अपने आप जो है परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि नेता अगर कोई डिसीजन लेता है या नेता अपने आप में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो ऑटोमेटिक जो है उसके प्रभाव से क्या होता है आश्रित चर जो है अपने आप में बदल जाता है। तो देखिए चर का मतलब आप लोग समझे, चर का मतलब क्या हुआ कि जिस व्यक्ति पर, ठीक है, जिस पर भी आप काम करना चाहते हैं वही क्या है आपका वही आपका चर है। और स्वतंत्र चर और आश्रित चर में आपने अंतर भी समझ लिया। अब आइए देखिए हम बात करते हैं आगे देखिए यहाँ पे क्या है कि स्वतंत्र चरों के मुख्य प्रभाव के साथ साथ उसके संयुक्त प्रभाव को भी निर्धारित किया जाता है तथा इसके औचित्य को संगत अध्ययनों के प्रकाश में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम समझिए, रूढ़िवाद पर आश्रित चर तथा बुद्धि
यौन, देहाती, शहरी क्षेत्र तथा सामाजिक आर्थिक स्थिति जो है स्वतंत्र चर है। देखिए रूढ़िवाद पर क्या है, रूढ़िवादी पर क्या है, आश्रित चर हो गया। ठीक है, मेरी बात समझिए, जो रूढ़िवाद है शब्द, इस पे कौन सा चर है, आपका आश्रित चर है। लेकिन आपका जो बुद्धि हो गया, यौन हो गया, देहाती शहरी क्षेत्र हो गया, सामाजिक आर्थिक, ये सब क्या, सब आपके स्वतंत्र चर है, जिनके प्रभाव को निर्धारित करने के लिए उससे संबंधित परिणामों को एक तालिका में प्रस्तुत करके उससे संबंध परिकल्पना की जो है जांच की जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया ये चीज आपको। तो 7वां पॉइंट भी आई होप यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आपका, कि परिणाम एवं विवेचन में क्या करते हैं, तो हम जो भी शोध कार्य किए उसकी राष्ट्र में क्या करते हैं, विवेचना करते हैं कि वह जो है किस तरह से जो है समाज के लिए हितकर में है। अब आइए 8वें चरण के बारे में बात करते हैं। तो 8वां चरण जो है, देखिए आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी स्टूडेंट, इसलिए क्योंकि स्टेप बताना है, और स्टेप को हम मतलब देखिए बहुत इजी भाषा में यहाँ पर हम आपको लाए हैं ताकि आपको समझ में भी अच्छे से आता चले। देखिए यहाँ पर 8वां क्या है, वैज्ञानिक सामान्यीकरण, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक जेनरलाइजेशन। क्या बोलते हैं, साइंटिफिक जेनरलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जेनरलाइजेशन। फिर अब देखिए यहाँ पे क्या, अनुसंधान की इस अवस्था में प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण तथा निरूपण में पाए गए परिणामों का सामान्यीकरण किया जाता है। सामान्यीकरण का मतलब एक तरह से उनको मिलाना। ठीक है, दूसरे शब्दों में जो परिणाम थोड़े से लोगों के संबंध में प्राप्त होता है उसे 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 ठीक है, उसे उस तरह के सभी लोगों पर लागू किया जाता है। उसे इस तरह के लोगों को उस तरह के लोगों को क्या है, लोगों पर क्या किया जाए, लागू किया जाता है। सामान्यीकरण के आधार पर सिद्धांतों और नियमों का निर्माण किया जाता है। सामान्यीकरण के आधार पर क्या करते हैं, सिद्धांतों और नियमों का हम क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसके लिए सांख्यिकी विधियों, तार्किक विधियों तथा आगमन एवं निगमन विधियों का उपयोग जो है किया जाता है। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, हम सांख्यिकी विधि लेते हैं, तर्क विधि लेते हैं, आगमन और निगमन विधि लेते हैं। इन सभी विधियों का जो है हम जो है उपयोग करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल आप समझिएगा, जैसे आपका क्या है, देखिए यहाँ पर जैसे आपका रूढ़िवाद पर जो है बुद्धि, यौन, देहाती शहरी क्षेत्र तथा सामाजिक आर्थिक स्थिति के प्रभाव से संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण तथा निरूपण के संबंध में सांख्यिकी विधियों का उपयोग का उल्लेख ऊपर किया गया है। अतः प्राप्त परिणामों के प्रकाश में सामान्यीकरण किया जा सकता है। जैसे आप देखिए, अब इसको भी हमने बांट दिया, जैसे आपका तीव्र बुद्धि के लोगों की अपेक्षा मंद बुद्धि के लोगों में क्या होगा, अधिक रूढ़िवादीपन पाया जाएगा। तो ये बात सही है कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है उसमें क्या है, उसमें जो है रूढ़िवादी सोच जो है उसका नहीं होता है, लेकिन जो व्यक्ति जो है मंद बुद्धि के होते हैं उनमें क्या है, रूढ़िवादी सोच जो है अधिक पाया जाता है। फिर आपका क्या है, पुरुषों की अपेक्षा जो है स्त्रियां अधिक रूढ़िवादी होती हैं। ठीक है, तो ये हम क्या करें, निष्कर्ष लास्ट में निकाल रहे हैं। हमने जो टॉपिक लिया रूढ़िवादी पर, तो जब हमने सर्वे किया, डाटा का कलेक्शन किया, तो लास्ट में हम जब विवेचना करने बैठे तो हमने देखा कि जो पुरुष हैं, पुरुष की अपेक्षा जो महिलाएं होती हैं वो ज़्यादा रूढ़िवादी सोच की होती हैं, पुरुष जबकि उतना रूढ़िवादी सोच का नहीं होता है। ठीक है, अब आइए देखिए तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, कि शहर की अपेक्षा देहात के लोगों में रूढ़िवाद अधिक पाया जाता है। देखिए शहर के लोग जो होते हैं वो शिक्षित होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ क्या, समय के अनुसार वो अपने आप को बदलते जाते हैं। लेकिन जो गांव के लोग होते हैं उनमें क्या, शिक्षा का अभाव होता है, तो वो क्या है, उनमें जो रूढ़िवादी सोच होती है वो ज़्यादा पाई जाती है। फिर क्या है, सामाजिक आर्थिक स्थिति का कोई सार्थक प्रभाव रूढ़िवाद पर नहीं पड़ता है। तो वहाँ पर देखा गया कि जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसका क्या है, रूढ़िवाद से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इन तीनों का क्या था आपस में, जैसे पुरुष की अपेक्षा महिलाएं जो अधिक रूढ़िवादी होती हैं, शहर की अपेक्षा जो गांव के लोगों में जो है रूढ़िवादी सोच अधिक पाया जाता है, ये सब चीज़ें क्या है उसमें मतलब हमने जो है इसमें पाया, किसमें, वैज्ञानिक सामान्यीकरण करने पर। ठीक है, अब आइए बात करते हैं हम, 9वां पॉइंट हमारा क्या है, आपका अनुसंधान की रिपोर्ट तैयार करना। अनुसंधान की रिपोर्ट तैयार करने में क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए यहाँ पे एक मिनट, हाँ,
देखिए अनुसंधान का रिपोर्ट करना, तो यहाँ पे क्या है, अनुसंधान का रिपोर्ट करना। अनुसंधान की यह अंतिम अवस्था है। नवा अवस्था क्या होती है, अनुसंधान का रिपोर्ट तैयार करना। इसमें यह क्या है, यह अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान कार्यों के विभिन्न चरणों या अवस्थाओं तथा प्राप्त परिणामों के संबंध में एक प्रतिवेदन या रिपोर्ट तैयार करता है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी जागरूक एवं उत्सुक लोगों को अनुसंधान के परिणामों से अवगत करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जैसे अनुसंधान जो करता है, जैसे आप रिसर्चर है तो आपने क्या किया, आपने एक रिपोर्ट तैयार किया, तो इससे ये फायदा होगा, आपने रिपोर्ट में ये दिखाया कि जैसे शहर के लोग में क्या है, रूढ़िवादी सोच जो है देहात की अपेक्षा कम पाया जाता है। महिलाओं जो होती हैं वो पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा रूढ़िवादी होती हैं। तो अब ये आपने रिपोर्ट तैयार कर दिया, और इससे क्या फ़ायदा हुआ, इसमें जो भी मतलब जिसको अगर दिलचस्पी है रूढ़िवाद पर, मतलब अध्ययन करना चाहता है, उत्सुक जो भी छात्र हैं, जो भी लोग हैं, तो वो क्या करेंगे, वो आपके रिपोर्ट को पढ़ेंगे, समझेंगे और जागरूकता लाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, आगे देखिए गुड्डे और हैट ने कहा था। ठीक है, गुड्डे और हैट ने क्या बताया, तो देखिए गुड्डे और हैट का कहना था कि अनुसंधान के परिणाम केवल अनुसंधानकर्ता तक ही सीमित न है, बल्कि उस दूसरे उत्सुक लोगों तक भी पहुंच सके। तभी हमने आपको बताया इस चीज़ को। इसके लिए अनुसंधान रिपोर्ट तैयार करना आवश्यक होता है। ठीक है, अनुसंधान हम कर लिए, अगर रिपोर्ट नहीं तैयार करेंगे तो अगर कोई भी इसकी जानकारी अधिक लेना चाहता है, तो उत्सुक है, जानना चाहता है कि कैसे रूढ़िवादी सोच को हम बदल सकते हैं, महिला किसमें जो है रूढ़िवादी थिंकिंग ज़्यादा पाई जाती है, ये सब अगर उत्सुकता है तो वो कैसे जान पाएगा जब तक आप रिपोर्ट नहीं लगाएंगे। ठीक है, फिर क्या है, इस प्रकार की रिपोर्ट से एक और अनुसंधानकर्ताओं को लाभ होता है और दूसरी ओर सर्वसामान्य लोगों को भी व्यवहारिक जीवन में लाभ पहुंचता है। ठीक है, तो हमारा जो शोध कार्य है तो वो क्या होता है, लोगों का जीवन बदलने के लिए होता है, लाभान्वित होता है। अगर इसका कोई भी शोध कार्य तभी सफल है जबकि जो वो मानव कल्याण से संबंधित हो, तभी क्या है वो शोध कार्य जो है सफल माना जाएगा, अन्यथा क्या है वह शोध कार्य जो है सफल नहीं माना जाता स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपका जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन है, जरूर आपका संख्या में तो एक है, लेकिन इससे जो है आपके जो है 3 क्वेश्चन जो है, तीनों सेक्शन के क्वेश्चन जो है आपके जो है कंप्लीट होते हैं। जैसे आपका सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ये तीनों क्वेश्चन सेक्शन ए में अगर जो है आपका पूछ सकता है कि रिपोर्ट तैयार करना किसे कहते हैं, तो ये जो हमने अभी लिखा इसी को आप लिख दीजिएगा। आपको पूछ सकता है कि परिकल्पनाएं क्या होती हैं, ये आप बता सकते हैं, समस्या क्या है ये बता सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपको पार्ट में अगर पूछता है तो आप वहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। देखिए आप लोग देख तो लेते हैं, लेकिन आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते हैं। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत मेहनत लगती है। देखिए अब भी कॉलेज से मैं आई हूँ सिर्फ थोड़ा सा पानी पे, देखिए 2 बज रहा है, 1 बजे हमारे कॉलेज की छुट्टी हुई है और कॉलेज से आकर तुरंत आप लोगों के लिए जो है हम क्लास अपडेट कर देते हैं, लेते हैं, क्योंकि इसको यूट्यूब पर अपलोड करने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगता है। जैसे 2 बजे अभी हुआ तो मान लीजिए आपका जो है कोशिश है कि 6-7 बजे तक ये वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाए। तो डेली आप लोगों को कोशिश है मेरी यही कि 7:30 बजे तक, ठीक है, आपकी जो टाइमिंग है स्टूडेंट याद रखिएगा कि 7:30 बजे तक आप लोगों को हम डेली जो है यूट्यूब पर एक क्लास आप लोगों का हम लगाएंगे। 7:30 बजे आप लोग डेली जो है बने रहिए। अगर आज आप लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन जो घंटी का आकार होता है उसको आप दबा देंगे स्टूडेंट, तो मेरी जितनी भी वीडियो की नोटिफिकेशन होगी वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। और शेयर जो है लाइक करना ना भूलें, और शेयर इस तरह से कर्सर बना है तो आप उस पर जाकर वीडियो को शेयर कर सकते हैं, या अपने व्हाट्सएप में आप इसको सेव कर लीजिए, जब एग्ज़ाम आए तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। और आप लोगों का ये दूसरा क्लास है, आप लोगों को जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज ये क्या है आपका मॉडल पेपर 2 है स्टूडेंट। देखिए मॉडल पेपर 2 यानी मॉडल पेपर 1 में, ठीक है, मॉडल पेपर
मॉडल पेपर 1 और 2 में आप लोगों का देखिए हमने यूनिट 1 जो है आप लोगों का कंप्लीट कर दिया, यानी 2 लेक्चर में आप लोगों का यूनिट फर्स्ट आप लोगों का कंप्लीट हो गया। तो इससे ज़्यादा आसान कहाँ आपको मिलेगा मेरे स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर करना, लाइक करना न भूलें। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप पीजी करते हैं स्टूडेंट, इस चैनल से जुड़ने के आपके बहुत सारे फ़ायदे हैं कि अगर आप पीजी होम साइंस से करते हैं तो आपके चारों सेमेस्टर की भी जिम्मेदारी मेरी है। आपको घर बैठे बैठे बेस्ट एजुकेशन आप तक यहाँ पर पहुँचेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगला पेपर जो है मॉडल पेपर 2 और यूनिट 2 आप लोगों का स्टार्ट कल से होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।